हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट के एमसीक्यू। प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस में हमने अभी देखा प्रोसेस कॉस्टिंग के एमसीक्यूज। अब हम देख रहे हैं जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यू से पूछता है। एमसीक्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू जो है ना, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो एमसीक्यू आपको पास होने में, अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प कर सकता है। आइए सर, स्टार्ट करते हैं अभी आपका जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मॉड्यूल के। पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। इन शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मोलासिस इज आल्सो प्रोड्यूस अलोंग विद द शुगर। मोलासिस मे बी अ स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ शुगर इज नोन एज। भाई मैं शुगर बनाता हूँ, मेरा मेन प्रोडक्ट है शुगर बनाना। अब शुगर के साथ साथ मेरा मोलासिस भी बन जाता है। एक तरीके का एक प्रोडक्ट है, शुगर इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है मोलासिस, जो कि शुगर के कंपैरिजन में कम वैल्यू रखता है पर हाँ बिक जाता है। तो जब आपका मेन प्रोडक्ट के साथ जब दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है और पर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आपके पहले वाले प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू कम रहती है, ऐसे प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट कहा जाता है। तो पहले का आंसर क्या है दोस्त? बाई प्रोडक्ट है। तो जब आप अपने मेन प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं पर उसकी एक वैल्यू, जो मेन प्रोडक्ट से वैल्यू जो है उसकी छोटी होती है, उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए। मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जब आप जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, आउटपुट के बेसिस पर जब जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया जाता है, ऐसे मेथड को फिजिकल यूनिट मेथड कहा जाता है। क्लास के अंदर हमने काफी डिस्कशन करा था इस बारे में। इन नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड, एनआरवी मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट, द बेसिस ऑफ अपोर्शन विल बी सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट। क्या हम सेलिंग प्राइस के बेसिस पर अपने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं? नहीं, उसको तो सेलिंग प्राइस मेथड कहते हैं। जब सेलिंग के बेसिस पर करते हो, सेलिंग के बेसिस पर नहीं, जब आप सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे यूनिट सोल्ड ऑफ ईच ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट, सेल आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? सेल आ जाएगी। उस सेल में से अगर आपका कोई प्रॉफिट जुड़ा है तो वो हटा दोगे। अगर आपकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जुड़ी है, फर्दर कॉस्ट जुड़ी है तो वो हटा दोगे, और जो निकलेगा उसको एनआरवी कहेंगे और उसके एनआरवी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, सेल वैल्यू ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। और अगर कोई प्रॉफिट है तो वो माइनस करना है, अगर कोई सेलिंग एक्सपेंस है तो वो माइनस करना है। उसके बाद जो बचेगा वैल्यू, उससे हम अपने एनआरवी को मतलब उससे हम क्या करते हैं? जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं, उसी को एनआरवी मेथड कहते हैं। तो सर इसके अंदर सी वाला भी ठीक है, और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूनिट सोल्ड ऑफ ईच ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट की जो यूनिट हमने बेची है उसको हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेल आ जाएगी। फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो लेस कर देना, नहीं है तो कुछ मत करना। प्रॉफिट है तो लेस कर देना, नहीं है तो कुछ मत करना। तो इधर इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि फर्दर प्रोसेसिंग है नहीं है, तो ये भी ठीक ही है। रीजन क्या है? अगर फर्दर प्रोसेसिंग होगा तो माइनस करूंगा, नहीं होगा तो नील आ जाएगा। तो मतलब जो सेल होगी वही एनआरवी हो जाएगा। सेल से एनआरवी पहुंचने के लिए प्रॉफिट, फर्दर प्रोसेसिंग, सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने पड़ते हैं। अगर ये तीनों चीज नहीं दे रखा तो जो सेल है वही एनआरवी बन जाती है और उसी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो बी एंड सी दोनों आंसर सही है। इसका एंड आप आंसर ले सकते हो, बोथ बी एंड सी। ठीक है दोस्त, क्योंकि दोनों सही है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है। आपको फर्दर प्रोसेसिंग दिया हुआ है या नहीं दिया, आपको सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, या आपको प्रॉफिट दिया हुआ। अगर ये तीनों नहीं दिए हुए तो जो सेल है वही एनआरवी बन जाती है। अगर दे रखा है तो लेस कर देना फर्दर प्रोसेसिंग। कई बार सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया होता है, कई बार प्रॉफिट नहीं दिया होता, सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग दिया होता है, तो हम वही लेस करेंगे। ठीक है, इसलिए बी और सी कहा कि वो भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है। एक और अगर ये एड ऑन करते हैं कि सेल वैल्यू में से लेस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग, लेस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस, तो ये भी आंसर होता। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। भाई जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट
करने की मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना। यार मैं क्यों करता हूँ? टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। भाई जॉइंट प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ और बाय प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए ही हम इनकी अकाउंटिंग करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था। क्या करेंगे? कहता है अंडर एनआरवी मेथड जब हम जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं तो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को क्या करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनआरवी कैसे निकालोगे? जैसे कि आपको सेल दे रखा है, उसमें से आप प्रॉफिट लेस कर देते हो, ठीक है, उसमें से आप सेलिंग एक्सपेंस लेस कर देते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और उसमें से आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर देते हो, और जो निकल कर आता है उसको एनआरवी कहते हैं, और इसकी रेशियो के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो मुझे बताओ, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कहाँ से लेस किया जाएगा? फर्दर प्रोसेसिंग या सेल में से? तो सेल में से, डिडक्टेड फ्रॉम दी सेल वैल्यू। तो आप उसको कहाँ से लेस करेंगे? सेल से लेस करेंगे। याद रहेगी ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा को प्रोडक्ट है? अभी सर को प्रोडक्ट क्या होते हैं? देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट में एक माइनर से डिफरेंस होता है। जब आप एक ही टाइप के मटेरियल से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। एक ही टाइप के मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए मटेरियल है क्रूड ऑयल, ठीक है जी। अब क्रूड ऑयल से आप डीजल भी बना रहे हो, पेट्रोल भी बना रहे हो, तो एक ही टाइप के मटेरियल से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट कहा जाता है। जबकि को प्रोडक्ट क्या होता है कि यहाँ पर मटेरियल जो होगा वो डिफरेंट होगा, प्रोसेस जो होगा वो डिफरेंट होगा, और प्रोडक्ट थोड़ा सिमिलर होगा। प्रोडक्ट थोड़ा सिमिलर सा करेगा, बट जो बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट को, वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट दो डिफरेंट प्रोसेस से बन रहे हो या दो डिफरेंट मटेरियल से बन रहे हो, ऐसे को प्रोडक्ट कहा जाता है। जब एक ही मटेरियल से आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो जॉइंट प्रोडक्ट होता है, और जब आप दो अलग अलग मटेरियल या अलग अलग प्रोसेस से होकर दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हो तो उनको को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा को प्रोडक्ट है। अब देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, भाई डीजल और ऑयल किससे बनता है ये सभी को पता है, क्रूड ऑयल से बनता है। तो क्रूड ऑयल एक मटेरियल है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये तो जॉइंट प्रोडक्ट हुआ, को तो नहीं हुआ। पर सर ये कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता। हाँ, कर्ड, दही और बटर, ये कैसे बनते हैं? ये दूध के प्रोडक्ट है, दूध से ही सारी चीजें बनती है, तो दूध इनके लिए भी क्या हो गया? एक सेम मटेरियल हो गया। भाई मुझे इसका आइडिया नहीं है और मुझे इसका आइडिया नहीं है कि ये कैसे बनते हैं। जब तक आइडिया नहीं होगा कि भाई एक ही मटेरियल से बन रहे हैं ये या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बन रहे हैं, तो बस आपको इसी में से ये देखना है, ये मैंने आप पे ऊपर छोड़ दिया है कि इनमें से मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी है जिसमें दो टाइप के ऑयल बना रही है, ऑयल है मस्टर्ड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। अभी दोनों का प्रोसेस या दोनों का मटेरियल अगर अलग अलग है तो ये को प्रोडक्ट होगा, अलग अलग नहीं है तो ये बाय जॉइंट प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी, ये आप खुद देख लीजिएगा रिसर्च करके कि ये किससे बनता है, सनफ्लावर बनने का प्रोसेस एंड मटेरियल क्या है और मस्टर्ड ऑयल बनने का। और अगर नहीं देखना तो इनमें से जो इसका आंसर होगा वो आप मान लेना कि भैया कि सनफ्लावर है या कोई भी ऐसा इनमें से जो भी है, मतलब ये ए और सी तो नहीं होगा, इन दोनों में से कुछ ए होगा, क्योंकि इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एडिटेबल ऑयल और ऑयल के कैसे बनता है इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, ये आप पे छोड़ दिया है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है बाई प्रोडक्ट का? फिर वही आ गया, ये भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। ओके, तो एक काम करता हूँ, एक बार मैं इसको देख ही लेता हूँ कि यार है क्या है। बेसिकली आपको गूगल पे जाके देखो कि एडिटेबल ऑयल और ऑयल केक क्या होता है। एडिटेबल ऑयल जहां तक मुझे पता है ये वैसा ऑयल है जो फूड को प्रिपरेशन करने में काम आता है। जैसे ऑयल जो होता है सरसों का तेल, जहाँ पर हम खाना बनाने में जो काम करते हैं वो होता है। और सरसों का तेल बनाने के लिए जो उसका वेस्ट निकल जाता है, जो उसका एक वेस्ट नहीं कह सकते आप उसको, एक बाय प्रोडक्ट के रूप में देख सकते हैं, उसको ऑयल केक कहते हैं, जो एक क्या कहते हैं एनिमल के खाने के लिए काम आता है। तो ये दोनों एक तरीके के जॉइंट प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या लोगे? ये जो बाय प्रोडक्ट है ये हमारे लिए एडिटेबल ऑयल एंड ऑयल केक, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में काम आते हैं, कि मतलब एडिटेबल ऑयल का बाय प्रोडक्ट है ऑयल केक।
एडिटेबल ऑयल का बाई प्रोडक्ट है ऑयल केक, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये आपके पास इसका आंसर ये है, बाई प्रोडक्ट ये है कि मतलब इनमें से बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ बाई प्रोडक्ट, ये है भाई कि जो ऑयल केक है वो किससे निकलता बनता है, एडिटेबल ऑयल से बनता है। तो अगर ये बाई प्रोडक्ट है तो भाई ये क्या है, तो अगर ये बाई प्रोडक्ट है और ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है तो भैया लास्ट वाला क्या होगा, को प्रोडक्ट। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको कि जो मस्टर्ड ऑयल है और जो सनफ्लावर ऑयल है ये डिफरेंट मटेरियल से और डिफरेंट प्रोसेस से मिलकर बनते हैं, इनको को प्रोडक्ट कहा जाएगा। आप एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। बाकी ये क्या है, दोनों आपस में बाई प्रोडक्ट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पास जॉइंट प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ ऐसे क्वेश्चन दो ना, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल क्या, हमें पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द जॉइंट प्रोडक्ट आर ऑफ अनइक्वल क्वांटिटी एंड यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। सर ये कैप्टिव कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो समझिए। जब भी कभी विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड आर यूज्ड, कौन सा मेथड इसमें से यूज किया जाएगा, व्हेन अ जॉइंट प्रोडक्ट आर अनइक्वल क्वांटिटी, जॉइंट प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है, अनइक्वल है, एंड कैप्टिव कंजम्पशन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है। जब भी कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है और वो अपने प्रोडक्ट बाहर एक्सटर्नल मार्केट में नहीं बेच रही, वो अपने प्रोडक्ट ही दूसरे डिपार्टमेंट में यूज कर रही है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कंपनी को एक कंप्यूटर बनाना है और कंप्यूटर बनाने के लिए चाहिए प्रोसेसर, तो कंपनी प्रोसेसर भी बनाती है। अब कंपनी जो प्रोसेसर बना रही है वो बाहर मार्केट में नहीं बेच रही, सिर्फ अपना एक मेन प्रोडक्ट के लिए उसका यूज कर रही है, समझ में आया। ये है कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है वो बाहर एक्सटर्नल मार्केट में ना बेचते हुए उस प्रोडक्ट को तीसरे दूसरे डिपार्टमेंट में यूज कर रही है मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि जहां पर आपके जॉइंट प्रोडक्ट की क्वांटिटी अनइक्वल हो और एक प्रोडक्ट आपके दूसरे डिपार्टमेंट या सेम ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं, इस मेथड को कहा जाता है टेक्निकल एस्टिमेशन मेथड। जहां पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एस्टिमेशन करते हैं, क्योंकि वो तो मैंने बाहर मार्केट में नहीं बेचा, वो तो मैंने यूज करा दूसरे डिपार्टमेंट को दिया। भाई मैंने प्रोसेसर बनाया और वो प्रोसेसर दूसरे डिपार्टमेंट को दिया जो कंप्यूटर फॉर्म कर रहा है, बना रहा है, तो वो प्रोसेसर दे दिया मैंने उसको। अब ये प्रोसेसर की क्या मार्केट वैल्यू है ये नहीं पता, क्योंकि मैं बाहर बेच नहीं रहा, तो एस्टिमेशन करेंगे इसकी क्या मार्केट वैल्यू होगी। तो यूजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड, फिर देखेंगे यार प्रोसेसर यही सेम प्रोसेसर बाहर मार्केट में कितने का मिलता है, तो वो उसकी वैल्यू लगाएंगे जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा जाएगा सेम प्रोडक्ट। दैट्स पॉइंट टेक्निकल एस्टिमेशन, समझ में आया। जब कैप्टिव कंजम्पशन रहता है, याद रहना हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू को प्रोडक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। को प्रोडक्ट में आल्सो हैव जॉइंट प्रोडक्ट, कॉस्टिंग फॉर को प्रोडक्ट आर डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, को प्रोडक्ट आर डू नॉट हैव एनी बाई प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर कॉस्टिंग पर्पस। देखिए सबसे पहले तो आप समझिए को प्रोडक्ट के लिए कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं होती, अलग से कोई चीजें नहीं होती। को प्रोडक्ट सिमिलर होता है जॉइंट प्रोडक्ट की तरह, बस छोटा सा क्या डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस ये होता है कि जो को प्रोडक्ट होता है वो बनाने के लिए प्रोसेस दूसरा यूज किया जा सकता है या मटेरियल दूसरा यूज किया जा सकता है। मान लो सेम मटेरियल लग गया पर प्रोसेस अलग अलग है तो वो को प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसको, पर ये सिमिलर होता है जॉइंट प्रोडक्ट की तरह, क्योंकि यहां पर एक ही तरीके से दो प्रोडक्ट निकलते हैं, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट निकलते हैं। डीजल और ऑयल, पेट्रोल सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो सर क्या को प्रोडक्ट में आल्सो हैव अ जॉइंट प्रोडक्ट, क्या को प्रोडक्ट के जॉइंट प्रोडक्ट हो सकते हैं, यस हो सकता है। को प्रोडक्ट के अंदर होता यह है कि एक ही मटेरियल या डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं मटेरियल को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेस का यूज करा जाता है, तो इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड भी इसके अंदर अप्लाई होती है। मैं अगर को प्रोडक्ट बना रहा हूं तो हो सकता है कि को प्रोडक्ट बनाते बनाते मेरा बाय प्रोडक्ट निकल आए, ये कह रहा है जी बाय प्रोडक्ट नहीं आ सकता, तो ये एक स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है, को प्रोडक्ट भी तो एक प्रोडक्ट ही है, वो भी तो एक प्रोडक्ट। मान लीजिए मैं मस्टर्ड ऑयल बना रहा हूँ या मैं कोई ऐसा ऑयल बना रहा हूँ, सनफ्लावर ऑयल बना रहा हूँ जिससे मेरा एक दूसरा ऑयल भी निकल कर आ रहा है, तो भाई वो मेरे लिए बाय प्रोडक्ट हो गया, क्या दिक्कत है। तो बाय प्रोडक्ट तो वो है जो आप मेन प्रोडक्ट बनाकर जो आपका वेस्ट निकल रहा है उसको थोड़ा फर्दर प्रोसेस करा तो बाय प्रोडक्ट बन गया। तो सर को प्रोडक्ट डू नॉट हैव एनी बाय प्रोडक्ट, नहीं, को प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
व्हेन अ बाई प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट क्या करेंगे, मतलब कि जब भी कोई बाई प्रोडक्ट बना रहा हूं और उस बाई प्रोडक्ट की, व्हेन द बाई प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, भाई वो बिक ही नहीं रहा, उसकी कोई वैल्यू ही निकल नहीं आ रही, तो ऐसा क्या करूंगा भाई इस कॉस्ट का। तो सर इसका ट्रीटमेंट होता है कि आप उस बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट में यूनिट में जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भाई बाई प्रोडक्ट बना है, अब बाई प्रोडक्ट दो तरीके से बन सकता है, या तो जो मेन प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका जो वेस्ट हो रहा है डायरेक्टली बाई प्रोडक्ट बन रहा है, या मेन प्रोडक्ट जो बना रहा हूं उसका जो वेस्ट है उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके बाई प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब भी कोई बाई प्रोडक्ट बनता है और उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकल कर आ रही, तो ऐसे में उस बाई प्रोडक्ट की कॉस्ट को यूनिट पे बॉर्न कर देंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया उस पर बॉर्न कर दो और उससे चार्ज कर लो, क्योंकि ये एबनॉर्मल थोड़ी है जो कॉस्टिंग पेल में डालूंगा। तो क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे सर, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को बॉर्न कर देंगे गुड्स यूनिट पर, मतलब जो यूनिट आप बना रहे हो उस यूनिट पर उस कॉस्ट को बर्डन डाल देंगे, शिफ्ट कर देंगे और कस्टमर से चार्ज कर लेंगे उसकी कॉस्ट। ऐसा तो लगा है ना सर, फर्दर प्रोसेसिंग करके, ठीक है। अब आ जाता है सर एक क्वेश्चन, एसजी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट फ्रॉम अ जॉइंट मिलिंग प्रोसेस, द टू प्रोडक्ट डेवलप आर माइन सपोर्ट एंड कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है। अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रन इंकर्ड जॉइंट कॉस्ट 1 लाख रुपए की आपके पास जॉइंट कॉस्ट आ गई, एंड रिजल्ट इज 60,000 यूनिट ऑफ एमएस एंड 90,000 यूनिट ऑफ सीवी। तो आपको ये भी दे रखा है जो दोनों आपके पास वो है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एमएस और सीवी, वो आपके पास 60,000 एमएस का हो रहा है, 90,000 सीवी का हो रहा है। ईच एमएस सेल, हर एक एमएस प्रोडक्ट को 200 रुपए पर यूनिट का बेचा जाएगा और सीवी वाले को 450 रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा। एज्यूम करो कि नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, और वर्क कह रहा है नो फर्दर प्रोसेसिंग वर्क डन आफ्टर स्प्लिट ऑफ द कॉस्ट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर जॉइंट कॉस्ट को स्प्लिट अप कर दे दोनों प्रोडक्ट पे। अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेट टू कमर्शियल बिल्डिंग ऑन फिजिकल क्वांटिटी एलोकेशन बेसिस वुड बी। अरे यार कितना सिंपल है यार, भाई 1 लाख को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। भाई बताना ये 60,000 किसकी है, एमएस की है, एमएस की 60,000 है, और सीवी की कितनी है, 40,000। तो ये 1 लाख की कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, 40 नहीं 90 है, 90,000 इसकी है। क्या करूंगा, 1 लाख को इन दोनों को प्लस करो, 1 लाख, ठीक है, टोटल आ गया 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 90,000। भाई 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है 1.5 लाख यूनिट बनाने की, तो 1 लाख को 1.5 लाख से डिवाइड कर दिया तो एक यूनिट बनाने की कॉस्ट है 0.66, तो 90,000 यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या है, 60,000 रुपए। ए इसका आंसर। ठीक है, क्वांटिटी मेथड में क्या करते हैं भाई, ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, इन दोनों की रेशियो के हिसाब से बांट दो, तो हमें 90,000 का चाहिए, मतलब सीबी का चाहिए था हमें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग। इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन ही आ जाए पेपर के अंदर, अच्छे नंबर आएंगे आपके। के कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टू हेयर केयर लोशन लीवी एंड सिली आउट ऑफ द जॉइंट प्रोसेस, तो जॉइंट कॉस्ट आपको दे रही है 6,30,000 रुपए की फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रन जनरेट 1,80,000 गैलन ऑफ लीवी एंड 1,20,000 गैलन ऑफ सिली। लीवी सेल इतने रुपए का होता है, सिली इतने रुपए का सेल होता है, एडिशनल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कर रहे हैं हम 140 रुपए पर गैलन फॉर लीवी और 90 रुपए पर गैलन फॉर सिली। अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन रन एलोकेट टू लीवी ऑन अ फिजिकल क्वांटिटी बेसिस पर, ये भी हम फिजिकल क्वांटिटी बेसिस पर आपको निकालना है। और वो कह रहा है कि जो आपके पास जॉइंट कॉस्ट है वो आप लीवी का बताओ, लीवी का। यार एक बात बताओ, आपकी जॉइंट कॉस्ट कितनी दे रखी है, जॉइंट कॉस्ट दे रखी है 6,30,000 रुपए की, ठीक है दोस्त, जॉइंट कॉस्ट 6,30,000 रुपए की दे रखी है। इससे मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जनरेट करे लीवी का 1,80,000 गैलन और उसका 1,20,000 गैलन, 1,80,000 गैलन कर रहे हैं लीवी का, और 1,20,000 गैलन कर रहे हैं सिली का, ठीक है। अब वो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी मेथड से इसको निकाल के दिखाओ कि 6,30,000 कैसे करेंगे। उसमें ये भी बताया कि भाई ये इतने रुपए का बिक जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आ रही है इसकी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आती है, इसमें भी सेलिंग प्राइस दे दिया उसने, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे दी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मेथड को मतलब ही नहीं होता ना तो फर्दर प्रोसेसिंग से और ना ही सेलिंग प्राइस पर यूनिट से।
उसको मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी इसकी बन रही है और कितनी क्वांटिटी इसकी बन रही है, उससे मतलब है बस। अगर ये कहता है एनआरवी मेथड, तो मैं कहता क्या करता, पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता, सेलिंग प्राइस से सेल निकालता, फिर यहाँ से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करता तो एनआरवी आती है, और फिर एनआरवी के बेसिस पर इस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता। पर उसने कहा फिजिकल क्वांटिटी मेथड से लीवी का अपोर्शन निकालो। सीधा है 6,30,000, इन दोनों को प्लस कर दो 3,00,000, तो 6,30,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000 मल्टीप्लाई बाई 1,80,000, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा लीवी का। फिजिकल क्वांटिटी मेथड है ना, तो 6,30,000 डिवाइड बाई 3,00,000 मल्टीप्लाई बाई 1,80,000, तो आपका इसका आ जाएगा 3,78,000 रुपीज, जो अपोर्शन करेंगे जॉइंट कॉस्ट। ये रहा 3,78,000 रुपीज। तो कंफ्यूज नहीं होना, एनआरवी मेथड कहता है तब मैं ऐसा करता। लास्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ये बस सिंपल सा है। कहता है फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट, जब आप जॉइंट कॉस्ट को एलोकेशन करते हो जॉइंट प्रोडक्ट पर, किसके बेसिस पर, सेल प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेल। कि आप देखोगे कि उस दोनों प्रोडक्ट ए पर, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो मान लो दो प्रोडक्ट है और दोनों प्रोडक्ट का सेल आपको दे रखे हैं ये और ये, इसके बेसिस पर आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किसके इक्वल माना जाएगा, वो नेट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के। यही तो है मेथड है, सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ सेल बोल दो, या नेट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोल दो, ये दोनों एक ही मेथड है। तो किसके इक्वल माना जाएगा, वो नेट सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के इक्वल माना जाएगा। सिंपल है आपका आंसर। ठीक है सर, तो यहां पर आपके पास जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के एमसीक्यू भी खत्म हुए। अब हम बाकी एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।